नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री के नए जानी दुश्मन मैदान में आ गए हैं और एक नहीं, कम से कम 4 तरह के ग्रुप इस वक्त एक्टिव हैं। सबसे पहले सेंट्रल एजेंसी, साफ कहें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को खुफिया जानकारी मिली कि कुछ लोग प्रधानमंत्री के बारे में कोई प्लान बना रहे हैं। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से कुछ ग्रुप कोडवर्ड में बातें कर रहे थे। फिर राज्यों की पुलिस को अलर्ट किया गया। पुलिस एक ग्रुप को पकड़ने गई थी, 2 ग्रुप तो पटना में ही मिल गए, तीसरा ग्रुप राजस्थान से मिला है और चौथा ग्रुप बिल्कुल अलग है जो पोस्टर छापकर उसमें खून के छींटे भर रहा है। कौन है ये लोग? मोदी के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुओं के बारे में क्या लिख रहे हैं? किस तरह की ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है? इनका हैंडलर कौन है? बड़ा खुलासा देखिए इस बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कितने ग्रुप प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हैं? मोदी वाले कितने पोस्टर छापे गए? मोदी की तस्वीर के साथ खून के छींटों वाला यह प्रयोग क्या है? नरेंद्र मोदी के जानी दुश्मनों की फुल लिस्ट आ गई है। इसमें खून के छींटों के साथ मोदी का पोस्टर छापने वाला आईसिस भी है। गजवाए हिंद के नाम पर हिंदुस्तान में खून खराबे की स्क्रिप्ट लिखने वाले जिहादी भी हैं। उनकी पाकिस्तानी व्हाट्सएप डिटेल भी है। पीएफआई और एसडीपीआई वाला एंगल भी है। कमरे के अंदर मिले सारे सबूत भी हैं। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की पूरी लिस्ट भी है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा खुलासा है। तलवार का निशान, गजवाए हिंद का नाम, अब्दुल, अलीम, अबू, किन किन को मिल रहा था कहां कहां से मोदी के खिलाफ फरमान। गजवाए हिंद वाले व्हाट्सएप ग्रुप में कितने एडमिन हैं? इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है? कहां कहां छिपा बैठा है? इंडिया में गजवाए हिंद का मास्टरमाइंड जब पकड़ा गया तो उसने कैमरे पर क्या कहा, सुनेंगे तो डर लगेगा, घबराहट होगी। गजवाए हिंद वाली पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। मोदी के जानी दुश्मनों की पूरी जन्म कुंडली खंगालेंगे। मगर सबसे पहले उस डायरी की बात करेंगे जिसे आईसिस ने तैयार किया। पहले पन्ने पर मोदी की तस्वीर, इंडिया का जिक्र, एक खूंखार आतंकी संगठन कर रहा है, दंगाइयों की फिक्र, पत्थरबाजों की फिक्र। मगर आगे के पन्नों में आईसिस ने जो टैग्स फिट किए हैं वो खतरे की घंटी है। बार बार इंडिया का नाम, मोदी पर हमले का प्लान, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का फरमान। इंडिया में मोदी के दुश्मन बार बार मुसलमान खतरे में है वाले नैरेटिव के साथ प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं। अब मोदी विरोधियों की वही स्क्रिप्ट एक आतंकवादी संगठन ने भी कॉपी कर ली है। वैसे तो आईसिस ने 8 साल पहले ही इंडिया पर ऑल आउट अटैक की धमकी दे दी थी, बाकायदा मैप जारी किया था। मगर अब इस आतंकी संगठन से जुड़े आईएसकेपी ने मोदी की तस्वीर के साथ अपनी मैगजीन के भीतर के पन्नों में जो कुछ छापा है वो एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। और से पढ़िएगा अंदर के पन्नों में क्या क्या लिखा है। नंबर 1, भारत में इस वक्त जो सत्ता में बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। नंबर 2, इस्लामिक स्टेट के शेरों ने तय कर लिया है कि वो गाय की पूजा करने वाले हिंदुओं को सबक सिखाकर रहेंगे। नंबर 3, लोहा ही लोहे को काट सकता है। हिंदुओं के खात्मे के लिए जिहाद जरूरी है, हिंदुओं से लड़ना ही होगा। नंबर 4, भारत में कई सालों से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। दिल्ली दंगों के दौरान भी हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया। नंबर 5, मुसलमानों पर हमले के अलावा हिंदू नेताओं ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, हिंदुओं को सबक सिखाना ही होगा। नंबर 6 और सबसे इंपॉर्टेंट, आईएसकेपी ने बाकायदा हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह कहकर भड़काया है कि भारत में मुसलमानों को नहीं बचाया जा सकेगा अगर हिंदू सुरक्षित रहेंगे, इसलिए हिंदुओं से लड़ो और दूसरों को भी अपने साथ जोड़ो। यानी इस मैगजीन में मोदी पर भी हमले की बात है, बीजेपी पर अटैक करने वाली स्क्रिप्ट है, कश्मीर का जिक्र है,
भारत में हुए कई दंगों की बात है। नुपुर शर्मा वाला मामला भी हाईलाइटेड है। मोदी के जानी दुश्मनों का एजेंडा क्लियर है। मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करके, हेट स्क्रिप्ट फिट करके भारत के मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करना। इंडिया से बाहर बैठा आईएसकेपी मोदी पर हमले की स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो इंडिया के भीतर बैठे जिहादी तत्व गजवाए हिंद वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। एक नहीं, कई सारे मॉड्यूल एक्टिव हैं। 2023 का टारगेट सेट हुआ है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में गजवाए हिंद के लिए जिहाद की कॉल दी गई है। तलवार वाले साइन के साथ गजवाए हिंद के नाम से बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना। इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक इस ग्रुप के अलग अलग एडमिन हैं। इंडिया में बैठा गजवाए हिंद का एक ऐसा ही एडमिन धर दबोचा गया है। नाम है ताहिर उर्फ मखरूर। इसके कमरे से क्या क्या मिला है, इसके मोबाइल से क्या क्या मिला है, ये किस किस से बात करता था, किस किस से मिलता था, कहां कहां जाता था, पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। पहले गौर से सुनिएगा। ऑन कैमरा इसने गजवाए हिंद को लेकर क्या कहा। ताहिर, तुमने कब बनाया गजवाए हिंद का ये पूरा प्रोफाइल? ताहिर, कब बनाया गजवाए हिंद का प्रोफाइल कब बनाया? वायलेंस किया था। गजवाए हिंद के ऊपर वायलेंस मतलब फैला रहा था गजवाए हिंद के नाम। ये वो ताहिर है जिसने गजवाए हिंद के नाम से एक प्रोफाइल बनाया और इसमें करीबन 100 से ज्यादा वो लोग शामिल थे जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे, और देश के खिलाफ एक बार फिर से ये पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर कार्रवाई करने का मन बना चुका था और यहां पर इंस्टिगेट कर रहा था। इस समय बिहार ताहिर उर्फ मखरूर ने कैमरे पर गजवाए हिंद वाली जो बात कही, व्हाट्सएप चैट में सेम टू सेम वही बात लिखी भी गई। सबूत आपके सामने है। हमले का प्लान रेडी था। 2023 में मोदी की रैली में घुसकर मुस्लिम मोहल्लों से भीड़ इकट्ठा कर कुछ बड़ा करने का, कुछ खतरनाक करने का इरादा था। यह मैसेज पढ़िए। गजवाए हिंद के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक एक्टिव था, उसमें इलियास नाम के शख्स ने लिखा, कोई फायदा नहीं AIMIM को सपोर्ट करने का। यह बात बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के लिए लिखी गई। इसके बाद इलियास ने आगे लिखा, अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे। 2023 में खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। इस मैसेज के तुरंत बाद एक पाकिस्तानी नंबर से मैसेज आया। इशारा 2023 के लिए हाँ में था। यह बातचीत ज्यादा पुरानी नहीं है। 27 जून 2022 को 2023 में जिहाद वाली स्क्रिप्ट लिखी गई। ताहिर अलियास मखरूर, ताहिर इसका कोड नेम है। इसने एक ग्रुप फॉर्म किया गजवाए हिंद के नाम से, जिसमें 100 से ज्यादा इस ग्रुप के मेंबर से पाकिस्तान का IP एड्रेस यानी पाकिस्तानी एडमिन और उसके साथ साथ बांग्लादेश का एडमिन भी था। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव इस समय उस ग्रुप की फोटो है, उसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि गजवाए हिंद, साथ में अब्दुल, अब्दुल अलीम, अबू करके कई सारे ऐसे कोड नेम है, और उसके साथ भारत का जो झंडा है, उस भारत के झंडे के ऊपर उसने पाकिस्तानी फ्लैग लगा रखा है। और इसी के बाद जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और साथ में इंटेल डिपार्टमेंट है, वो लगातार इसे चेज कर रहा था, क्योंकि एक तरफ PFI की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो दूसरी तरफ इस इन्वेस्टिगेशन के साथ में यह तय किया गया कि ताहिर की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। क्योंकि सिर्फ 2023 में हमले का प्लान नहीं बना, हमले के बाद कौन सा झंडा लहराना है उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्रुप आइकन में देखिए कैसे पाकिस्तान के झंडे को इंडिया के नक्शे पर फिट किया गया, और इस तरह हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र में बनाने की कॉल देते हुए 2023 में जिहाद वाला टेक्स्ट फिट किया गया। 2023 में जो इनकी पोस्ट वही चल रही थी कि हम लोग डायरेक्ट जिहाद में पार्टिसिपेट करेंगे। उसको एक अखंड भारत का जो पुराना नक्शा था, उसी को ही पूरा अखंड भारत का करते हुए, लेकिन उसमें पाकिस्तानी फ्लैग को प्रसारित किया गया। 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन दे के रखा हुआ था, और इसके जो ग्रुप आइकॉन्स थे दोनों ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा था जिसके ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग को चिपकाया गया था। ये बहुत ही कट्टरपंथी ग्रुप है और ये बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड कैडर है गजवाए हिंद का, और एक आइडियोलॉग है और अपनी विचारधारा से, जो कि एंटी नेशनल देश विरोधी विचारधारा है, उससे अधिक युवाओं के जोड़ने में प्रयासरत था। इसके अलावा जो अन्य इस्लामिक मुल्कों में जहाँ जहाँ पर भी सिविल अनरेस्ट है, डिस्प्यूट है, ICS है, खुरासान, सीरिया की वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ के माध्यम से ये अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी बातें हो रही थी। भारत को पुनः इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए और इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट कराने के लिए हिंदुस्तान के इस प्रकार की बातें थी।
किस प्रकार से सोसाइटी में वायलेंस फैलाना है, इस प्रकार की बातें थी। और जिहाद के लिए लोगों को कैसे प्रेरित करना है, उस संबंध में लाइक्स और वीडियोस और पोस्ट किए गए। अब सवाल यह है कि पटना में जिस ताहिर को गिरफ्त में लिया गया है वो कितने दिनों से गजवाए हिंद वाला व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, उस ग्रुप से कौन कौन लोग कहां से जुड़े थे। पहले इन सवालों का जवाब आपको देते हैं। ताहिर वैसे तो मूल रूप से फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, मगर इसके कुछ जानने वाले पाकिस्तान के कराची में भी रहते हैं। ये शख्स 2016 से ही अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से जुड़ता रहा और जिन लोगों से ताहिर जुड़ा वो पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़े थे। पाकिस्तान के ही किसी फैजान नाम के शख्स से ताहिर लगातार टच में था और भारत में गजवाए हिंद की स्क्रिप्ट लिख रहा था। पाकिस्तान के फैजान ने ही ताहिर को व्हाट्सएप पर गजवाए हिंद ग्रुप का एडमिन बनाया और इंडिया में ताहिर ने 100 से ज्यादा लोगों वाला व्हाट्सएप ग्रुप तेजी से फैला डाला। ये इस ग्रुप से इंडिया की तस्वीर पाकिस्तान और दूसरे देशों में शेयर किया करता था। पाकिस्तान का कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो मूल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप बना है गजवा हिंद का, इसका जो मूल क्रिएटर है फैजान नाम का पाकिस्तानी हैंडलर है, जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, जिसने ऐप के माध्यम से इस व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट किया था और इसको एडमिन बनाया था। गजवाए हिंद वाला ये गेम कितना खतरनाक और बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ताहिर और उसका गैंग प्रधानमंत्री मोदी को भी टारगेट करने की फिराक में था। मोदी की सभा में घुसकर हंगामे का प्लान था। मुस्लिम मोहल्लों से भीड़ लेकर जाकर कुछ बड़ा करने का इरादा था। जो हम लोगों का पूछताछ हुआ है, इंटेरोगेशन क्रम में बताया कि इनका जो मूल प्लान था कि माननीय प्रधानमंत्री जो 12 जुलाई को जिनका पटना भ्रमण था शताब्दी स्मारक को लेकर विधानमंडल के, उसमें ये लोग मुस्लिम बहुल क्षेत्र, एक तो कारगिल चौक पीर बहौर से और फुलवारी शरीफ में टोकन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते, एक जुलूस और फिर धरना प्रदर्शन करवाते CANRC, ट्रिपल तलाक और नुपुर शर्मा के मुद्दे पर। लेकिन क्योंकि 11 तारीख को ही हम लोगों को से पहले 6 और 7 जुलाई की जो मीटिंग हुआ था उसमें हम लोगों को इस चीज़ का क्लू पता चल गया था और हम फॉलो कर रहे थे। 11 जुलाई को रेड्स होनी शुरू हो गई तो ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए गए थे, स्थगित कर दिए गए थे, कि इसको कर नहीं पाए थे। यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि गजवाए हिंद है क्या, इसमें खून खराबे की बातें क्यों कही गई, व्हाट्सएप ग्रुप में 2023 में हमले वाली स्क्रिप्ट क्यों फिट की गई। गजवा का मतलब है इस्लाम की स्थापना के लिए किया जाने वाला युद्ध। माना जाता है कि इस्लाम की स्थापना का अर्थ सिर्फ इस्लामिक सरकार की स्थापना भर नहीं है, बल्कि सभी लोगों का इसमें मुसलमान हो जाना भी जरूरी है। इस्लाम में गजवाए हिंद का अर्थ काफिरों को जीतने के लिए किए गए युद्ध के लिए किया जाता है। कन्फ्रंट करना पड़ेगा इसके ऊपर, चाहे आप बॉलीवुड के थ्रू करिए, स्टेज ड्रामा से करिए, जर्नलिज्म में करिए, कमेंट्री लिखिए, और कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खड़े होके कहे कि जो गजवा हिंद कहेगा वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज हेट लिटरेचर और हेट क्राइम, तब जाके ये सुधरेंगे। वरना हर शख्स माइक या टीवी के सामने कुछ और बोलता और घर के अंदर कुछ और बोलता। आपसे 2 सवाल है मेरे तारिक साहब। एक तो सबसे पहले तो ये बताइए, आज भी लोग आएंगे ये कहने के लिए कि ये जो ताहिर पकड़ा गया, अरे भाई एक लड़का था, रेडिकलाइज हो गया, इसको पूरी कौम के ऊपर मत थोप। पूरी कौम के ऊपर कोई थोप भी नहीं रहा और कोई कह भी नहीं रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सोच है कितनी वाइड स्प्रेड। दिस इज टोटली वाइड स्प्रेड। देखिए, एक मुस्लिम प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं, इस्लामिक प्रिंसिपल, जिस सरजमीन पे मुसलमानों ने एक दफा हुकूमत की हो, उस जमीन को कभी मुसलमान छोड़ नहीं सकता। तो 2 मुल्क ऐसे हैं, एक हिंदुस्तान और एक स्पेन, जहां पे इस्लाम का रूलरशिप थी और वो हट गई वहां से। तो आज तक लोगों के ड्रीम वर्ल्ड के अंदर यही है कि एक और जिब्राल्टर होगा, जबल अल तारिक, और फिर ईसाइयत को स्पेन से हटाया जाएगा। और हिंदुस्तान में ये पता नहीं हिंदू कहां से आ गए, क्योंकि पहला शख्स तो हजरत आदम था, वो मुसलमान था। हिंदू पता नहीं कहां से आ गए इंडिया में। ये आम बहस मैं सुनता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू क्यों है। जब इस्लाम को भारतवर्ष में फैलाने की कोशिश की गई थी, तब इसके लिए गजवाए हिंद शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बैठे कई लोग इसी गजवाए हिंद का नारा देते हैं और युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाए, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है, गज़वा-ए हिंद। ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है। बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गजवा-ए हिंद होने वाला है, गजवा-ए हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ करके ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। ताहिर का व्हाट्सएप चैट जून 2022 का है, मगर लगता है ऐसे लोगों ने योगी का फरवरी 2022 वाला मैसेज नहीं पढ़ा। अगर नहीं तो आज आंख खोल कर पढ़ ले। इंडिया में गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। गजवाए हिंद वाला ख्वाब सिर्फ ताहिर नहीं देख रहा। 2023 में मोदी पर हमले के बारे में, इंडिया में अफरा तफरी मचाने के बारे में सिर्फ गजवाए हिंद वाला व्हाट्सएप ग्रुप नहीं सोच रहा। साजिश तो कहीं ज्यादा बड़ी है। मोदी के सारे दुश्मन भले ही अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हों, मगर एजेंडा सबका सेम टू सेम है। जेड़ा बंदा नौपर्श तवज्जो जी, जेड़ा बंदा हिंदुस्तान दे अंदर नौपर शर्मा नू वासले जहन्नम करेगा, ओदी धौण उतारेगा, तो मोहम्मद हसन रजा नक्शबंदी दाता नगर से कह रहा है कि जो शख्स हिंदुस्तान के अंदर नौपर शर्मा की गर्दन उतारेगा, उसके बदले में मैं हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने खुद पेश होने के लिए तैयार हूं। उसके बदले मेरा सर कलम कर दो, लेकिन गुस्ताखे रसूल का सर चाहिए, हमें चाहिए उसका सर। फिर मैं कह रहा हूं, जो नौपर शर्मा जिसने हमारे आका मौला की शाने मुबारका के अंदर गुस्ताखी की है, पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई मुसलमान अगर इसका सर तन से जुदा करता है तो उसके बदले उस मुसलमान को गिरफ्तार ना किया जाए। मैं अपनी गर्दन पेश कर रहा हूं। PFI 2047 तक इंडिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। लोगों को जगह जगह इकट्ठा कर रहा है। शॉर्ट टर्म गोल के अकॉर्डिंग मोदी के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहा है और लॉन्ग टर्म का एजेंडा चला रहा है। यानी PFI हो या SDPI हो, मोदी के दुश्मनों ने जानलेवा तैयारी की है, मगर एक एक करके अब सबकी डायरी मिलने लगी है, सबकी पोल खुलने लगी है। इस पूरे एरिया में SDPI के पोस्टर लगे हैं। उसके अलावा ज्वाइन SDPI के लिए अलग अलग लोगों से बोला गया है और इस तरीके का फॉर्म सभी को बांटा गया है, जिसमें कहा गया है कि सदस्य के तौर पर अगर शामिल होते हैं तो मैं SDPI के लक्ष्य और उद्देश्य को स्वीकार करता हूं और व्यक्तिगत दोष और सामाजिक बुराई से दूर
रखकर भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की पूर्ति के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पर यही सब जगह फॉर्म्स बांटे गए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हम इस पे फोन मिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वहां से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एसडीपीआई का वो पर्चा है जिसके जरिए वो लोगों की भर्ती करवा रहे थे, और यहाँ पर वो सारे दस्तावेज हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो उनका अलग अलग लोगों से उन्होंने फॉर्म भरवाया था, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। हालांकि पुलिस यहाँ पर आई और फिर आने के बाद उन्होंने इस पूरे एरिया की छानबीन की है। जांच पड़ताल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन्होंने उसको सीज किया है। उसके अलावा यहाँ पर जब तीस्ता, सीतलवाड़ और जुबैर का ये पूरा मामला सामने आया तो फिर उसके सपोर्ट में यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर लगाए गए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो मेन ऑफिस था, वहां पर जो इस बिल्डिंग के जो मेन ओनर हैं उनसे भी पूछताछ की गई, उन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके अलावा यहाँ अंदर मेन ऑफिस है, यहाँ पर भी जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, उसके अलावा डिटेल्स डेटा था, उसको खंगाला गया और फिर उसके बाद उसको सीज किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है और जांच करने के साथ साथ वो मेन दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। मोदी के जानी दुश्मनों की लिस्ट में सिर्फ आतंकी संगठन गजवाए हिंद गैंग या पीएफआई के मेंबर्स ही नहीं हैं। इस लिस्ट में मोदी के सियासी विरोधी भी हैं, जो बार बार मोदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के ये दुश्मन वो हैं जो इंडिया में बैठे हैं, सियासी लोग हैं, सोशल मीडिया वाली टाइमलाइन पर एक्टिव हैं, हर घंटे, हर मिनट, हर रोज मोदी को टारगेट कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है मोदी के खिलाफ वो लिख रहे हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं, मोदी के सियासी दुश्मनों की टाइमलाइन पर टेक्स्ट बदलते हैं। मोदी की इमेज को एडिट करके इनकॉम्पिटेंट, खून की खेती, शकुनी, विनाश पुरुष, तानाशाही, जुमलाजीवी, कावर्ड, तानाशाह, न जाने कैसे कैसे टैक्स लिखकर फैला रहे हैं। मोदी को निशाना बना रहे हैं और देश के दुश्मनों को, मोदी के दुश्मनों को प्रधानमंत्री के खिलाफ दाना पानी दे रहे हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज के 2 वीडियो सामने आए। एक 15 सेकंड का वीडियो है, दूसरा 25 सेकंड का है। दोनों वीडियो को पूरे इकोसिस्टम में डाल दिया गया, हिंदुओं के इकोसिस्टम में भी और मुसलमानों के इकोसिस्टम में भी। और फिर एक कहानी बनाई गई, नमाज करने से रोका गया तो देखो योगी सरकार नमाज करने से रोकती है, अगर एक्शन नहीं लिया तो हिंदू संगठन का हनुमान चालीसा का ऐलान। और आज हमने इस पूरे मामले की तहकीकात की, तब जाकर पता चला कि जो मुसलमान भाई सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जैसे लुलु मॉल के मालिक खुद मुसलमान हैं, जिनको योगी ने लखनऊ में मॉल बनाने की परमिशन दी, जमीन दी, योगी सरकार और मुसलमान एक साथ काम कर रहे हैं। यह कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। नमाज का जो वीडियो निकाला गया उसके बाद है क्या और उसके आगे क्या है, इसकी पूरी तहकीकात आप इस रिपोर्ट में देखिए। August 2017, I met the Honorable Chief Minister and seek his valuable blessings. After seeing our proposal, Honorable Chief Minister told me that आप काम शुरू कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत न तकलीफ नहीं होएगा। So this is the confidence of investors of our Honorable Chief Minister, जो अभी देख रहा है आप लोग, जो शॉपिंग मॉल जो हमारा चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट में है। थैंक यू वेरी मच। और हम उसी टाइम चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया था कि आप ही आके इनागुरेट करना। थैंक यू वेरी मच, आप हमारा बात माना और आया। थैंक यू वेरी मच। लुलु मॉल लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल, जिसके उद्घाटन में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। योगी को खुद लुलु ग्रुप के चेयरमैन एम.ए. यूसुफ अली गोल्फ कार ड्राइव करके मॉल घुमाते हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री जब किसी मॉल के उद्घाटन में ऐसे जाता है, ऐसे वक्त बिताता है, तो यकीनन वो मॉल उसके राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए, जनता के लिए कितना अहम होगा। योगी का जाना हेडलाइन बनी, लखनऊ को नया मॉल मिला, लोगों को रोजगार मिला। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से विवाद शुरू होता है। लखनऊ के लुलु मॉल का 10 जुलाई को उद्घाटन होता है।
13 जुलाई को मॉल में नमाज का पहला वीडियो सामने आता है। विवाद शुरू होता है। 15 जुलाई को नमाज का दूसरा वीडियो आ जाता है। पहले वीडियो में 9 लोग नमाज करते हुए दिखाई देते हैं। जो वीडियो आता है उसमें किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। दूर से वीडियो शूट किया गया है। दूसरे वीडियो में 2 लोग नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को भी दूर से रिकॉर्ड किया गया है। जो 2 लोग नमाज अदा कर रहे हैं, इस वीडियो में भी उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। लुलु मॉल के दोनों वीडियो में एक खास बात है। दोनों वीडियो किसने रिकॉर्ड किए, कब रिकॉर्ड किए, कहां से वायरल हुए, सिर्फ इतना हिस्सा क्यों वायरल हुआ, इसका जवाब ना मॉल मैनेजमेंट के पास है ना पुलिस के पास। एक और बात गौर करने वाली है, नमाज के दोनों वीडियो मॉल के 2nd फ्लोर पर बनाए गए। इतने ज्यादा इत्तेफाक या इतनी बड़ी साजिश बात समझने से ज्यादा हकीकत की तहकीकात करने की है। हम इस समय लखनऊ में लुलु मॉल में मौजूद हैं और लुलु मॉल का ये 2nd फ्लोर है जहां से नमाज पढ़ने के 2 वायरल वीडियोस सामने आए, जिसके बाद इस पूरे मामले में कंट्रोवर्सी भी हुई। और इसके बाद जो लुलु मॉल का मैनेजमेंट है उसने हर फ्लोर पर इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले पोस्टर्स हैं इसको लगा दिया गया है। लुलु मॉल ग्रुप की तरफ से लिखा गया है कि नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन द मॉल, यानी कि मॉल में किसी भी धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं है, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। अगर आप मॉल में आए हैं यानी कि आप पब्लिक प्लेस पे हैं और आप किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रेयर नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मॉल प्रशासन ने इस मामले में FIR भी दर्ज कराई है। मैं लखनऊ में लगभग 7 सालों से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन किसी भी मॉल की ओपनिंग में इस तरीके की कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है। यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि इस पूरे मामले में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है और जांच के बाद निश्चित तौर पर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। लुलु मॉल के जो मालिकान हैं वो मुस्लिम ज़रूर हैं, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी उनके किसी भी मॉल में इंडिया की ओपनिंग के बाद नहीं आए हैं। मॉल में नमाज के वीडियो वायरल हुए तो रिएक्शन भी आने लगे। मॉल में हनुमान चालीसा करने का ऐलान तक हो गया। लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहाँ पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। जिस मॉल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया हो, जिसके उद्घाटन में मोदी की तस्वीरें चली हों, उसी मॉल में नमाज हनुमान चालीसा का विवाद होना थोड़ा अजीब नहीं लगता है। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि मॉल की सुरक्षा में पुलिस और PAC तक को तैनात करना पड़ा। मॉल के अंदर पुलिस तैनात है, PAC तैनात है। अगर मॉल के बाहर की बात किया जाए तो यहाँ पे भी बड़ी संख्या में न सिर्फ लोकल पुलिस को तैनात किया गया है बल्कि PAC बल को भी तैनात किया गया है, ताकि लुलु मॉल में अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने जैसी स्थिति आती है तो पुलिस उससे पूरी तरीके से निपट सके। जो गाड़ियां देखिए यहाँ पर आ रही हैं, उन गाड़ियों पर भी पुलिस की नज़र है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसे संगठन के लोग लुलु मॉल के अंदर आकर के कोई प्रदर्शन करें और ये प्रदर्शन ऐसा ना हो जिसमें आम लोगों को परेशानी या दिक्कत हो। मॉल प्रशासन की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है और इसमें कहा गया है कि उनके मॉल का कोई भी कर्मचारी नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है जो उनके मॉल से संबंधित हो और उसने इस नमाज को पढ़ा हो। मॉल ने बहुत साफ किया है कि हम इस तरीके की गतिविधि को मॉल में यानी कि पब्लिक प्लेस में नहीं होने देना चाहते हैं और हम किसी भी धर्म विशेष के न तो पक्ष में हैं न तो खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन इस पूरे मामले में न सिर्फ FIR अपनी तरफ से दर्ज करवाने की अपील कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ आकर के सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसी को देखते हुए पुलिस और PAC की ज़बरदस्त तैनाती की गई है लुलु मॉल के अंदर। लुलु मॉल का विवाद यहाँ तक बढ़ गया। हिंदू संगठन लुलु मॉल को लुलु मस्जिद तक कहने लगे। यहाँ उपासना केंद्र बना दिया गया है, यहाँ पर एक मस्जिद का रूप का कार्य किया जा रहा है, तो ये लुलु मॉल ना होकर के लुलु मस्जिद बन चुकी है। तो इसको लेकर के मेरा लखनऊ जिला प्रशासन से निवेदन है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लुलु मॉल मैनेजमेंट ने हिंदू महासभा से मुलाकात की, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद लुलु मॉल में हनुमान चालीसा करने का कार्यक्रम स्थगित किया गया। योगी का मॉल का उद्घाटन करना, उसी मॉल में नमाज का विवाद होना,
लुलु मॉल में नमाज हुई या जानबूझकर किसी खास मकसद से नमाज कराई गई, ये समझने के लिए लुलु ग्रुप की हिस्ट्री, वर्किंग, पहले उसकी पूरी स्टडी करनी होगी। ये है एमए यूसुफ अली, लुलु ग्रुप के चेयरमैन जो भारतीय मूल के हैं, यूएई में रहते हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के जबरदस्त फैन हैं। ये तस्वीर साल 2015 अबू धाबी की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूसुफ अली मौजूद हैं। ये तस्वीर साल 2017 दुबई की है। ये फोटो साल 2019 प्रधानमंत्री मोदी के बहरीन दौरे की है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री ऑफिस की है साल 2020। और ये इसी साल जून लखनऊ की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी और लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली तीनों मौजूद हैं। इस तस्वीर का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी से आपको मोदी सरकार के लिए लुलु ग्रुप की अहमियत समझ में आएगी। अब आपको यूएई में प्रधानमंत्री मोदी और लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली की वो मुलाकात दिखाते हैं, जिससे मोदी खासे इम्प्रेस हो गए थे। हमारा 22 कंट्रीज में प्रेजेंस है। अभी आप रुपये कार्ड लॉन्च किया, तो हमारे 174 शॉपिंग मॉल्स एंड हाइपर मार्केट्स है। हमारा 174 हाइपर मार्केट और 4000 रिटेलर्स हमारे शॉपिंग मॉल्स में, सब में हमने रुपया कार्ड लेने के लिए डिसाइड किया है और हमारा आईटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी रेडी है। वो सिर्फ इंडियन टूरिस्ट के लिए नहीं है, इधर जो इतना इंडियंस रहता है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सब ये मंथ एंड में पैसा कम होता है तो रुपये कार्ड में इंडिया का या एनआरआई अकाउंट से लोग पैसा ले सकते हैं, तो इधर का भी बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू प्रमोट रुपये कार्ड। हमने कश्मीर का बोला है, अम्बासी साहब से भी बात किया। हमने उधर सी लॉजिस्टिक सेंटर और प्रोक्योरमेंट के लिए हमने ऑलरेडी टीम नेक्स्ट वीक भेज रहा है, क्या क्या चीज़ उधर से इधर ले सकता है, क्योंकि हमारा 3000 करोड़ का इंडिया का इंपोर्ट है, उसमें से कश्मीर से क्या ले सकता है। मैं यूसुफ अली को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने बराबर चीज़ को पकड़ा है, क्योंकि कश्मीर की धरती में इतने उत्तम प्रकार की पैदावार है, इसको अगर हम इंपोर्ट करें, प्रॉपरली पैकेजिंग करें, तो ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट इंतजार कर रहा है। और मैं मानता हूँ उससे कश्मीर के जो उत्पादक हैं उनको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। तो एक अच्छा विचार आपने रखा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने एनआरआई कम्युनिटी से भारत में निवेश करने की अपील की, उनको हर सुविधा का वादा किया। इसका असर भी पड़ा। कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एनआरआई कम्युनिटी की सोच बदली, वो लुलु ग्रुप के चेयरमैन से सुनिए। Prime Minister convinced them that this is happening in India, ease of doing business. हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में हो रहा है। एफडीआई पॉलिसी में कई बदलाव किए गए हैं। सरकार बिजनेस के लिए अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा दे रही है। ये वक्त हमारे देश के लिए सबसे अच्छा है, निवेश के लिए, खासतौर पर अरब देशों के लिए और बाकी देशों के लिए भी। अरब देशों की दूरी तो महज 4-5 घंटे की है। सीईओ बहुत खुश हैं और भारत में निवेश करना चाहते हैं। CEOs are very happy and they are ready to invest in India. एक सीधा सा लॉजिक है, उसको समझना, याद रखना बेहद जरूरी है। जब विदेश से भारत में निवेश आएगा तो नए ऑफिस, नई कंपनी, नया मॉल बनेगा, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। लुलु ग्रुप भी भारत में यही काम कर रहा है। सिर्फ यूपी की बात करें तो लुलु ग्रुप लखनऊ के बाद प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा में मॉल खोलेगा। और इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा मॉल विवाद में फंसेगा तो फिर इसका असर एक मॉल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे इंटरनेशनल लेवल पर छवि खराब होगी।
लखनऊ पुलिस भी मानती है लुलु मॉल में जो नमाज अदा की गई है वो जानबूझकर की गई, खास मकसद के साथ की गई है। कुछ लोग मॉल में सिर्फ नमाज करने ही आए थे। अब तक की जो पुलिस की प्रारंभिक जांच है, क्या जानकारी सामने आई है? कौन ये लोग थे जिन्होंने आया, नमाज पढ़ी और एकाएक यहाँ से चले गए? सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है, मुकदमा रजिस्टर्ड है और बहुत डीपली इसकी छानबीन की जा रही है और बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। सर, एक सवाल जो सबके मन में आता है वो ये आता है कि कुछ लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी, साजिश जैसी चीज़ भी नज़र आ रही है इसमें? प्रथम दृष्टया ये प्लांटेड ही लग रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से कह पाने में जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना जाए कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली कुछ घंटों में ही हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे। सारे सवाल ले लेता हूँ। कुछ पता लग पाया सर कि लोग कौन थे, आए, नमाज पढ़े, सीधे थर्ड फ्लोर पे चले गए? ये भी पता लगा कि उन्होंने ना तो कोई शॉपिंग की, ना तो ग्राउंड फ्लोर पे समय व्यतीत किया, सीधा थर्ड फ्लोर पे गए, नमाज पढ़ी और चले गए। डेफिनेटली बात सही है, इस पे पूरा होमवर्क चल रहा है और एक एक फुटेज को, प्रत्येक स्टेप को अनर्थ किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये वर्कआउट होगा। जरा सोचिए, कुछ लोग मॉल में आते हैं, सीधे सेकंड फ्लोर में जाकर नमाज पढ़ते हैं, उनके एक ही एंगल से वीडियो बनाए जाते हैं और वीडियो का चुनिंदा हिस्सा ही वायरल किया जाता है। जिसने भी ये साजिश रची उसको मालूम था वीडियो वायरल होते ही ऐसे रिएक्शंस आएंगे। यूपी में हिंदू मुस्लिम में विवाद होगा जिसका असर सिर्फ मॉल तक सीमित नहीं रहेगा, ये यूपी का मुद्दा बनेगा। मोदी सरकार के इंटरनेशनल प्लान पर असर पड़ेगा। प्लान बहुत सोचकर बनाया गया है। अजमेर में सर तन से जुदा का नारा लगवाने वाले और भड़काऊ भाषण देने वाले गौहर चिश्ती को लेकर एक बड़ी खबर बता दें आपको। थोड़ी देर पहले अजमेर में जज के घर पर गौहर चिश्ती की पेशी हुई है। जज ने गौहर चिश्ती को 22 जुलाई तक के लिए पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है। गौहर चिश्ती के लिए पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। जज ने उसे 7 दिन यानी अगली 22 जुलाई तक के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया। गौहर चिश्ती ने 17 जून को अजमेर में भड़काऊ भाषण दिया था और लोगों से सर तन से जुदा के नारे भी लगवाए थे। गौहर को पकड़ने के लिए अजमेर पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को हैदराबाद में मुसलमानों की तरह रहना पड़ा, उनकी तरह कपड़े टोपी पहनकर रहना पड़ा और उसके बाद जाकर इस आदमी को ट्रेस किया गया। कल हैदराबाद से गौहर चिश्ती को पहले जयपुर लाया गया, जिसके बाद उसे अजमेर लेकर रवाना हुई थी पुलिस। गौहर चिश्ती 10 दिन से हैदराबाद में रह रहा था। उसे पनाह देने वाले शख्स मुनव्वर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। गौहर चिश्ती पर उदयपुर हत्याकांड में शामिल होने का भी शक है। साथ ही उदयपुर जाकर रियाज और गौस, जो कि कन्हैया लाल के हत्यारे हैं, उन्हें भड़काने का भी आरोप उस पर लग रहा है। और आपको बता दें 17 तारीख का वो दिन है जब उसने दरगाह के, अजमेर दरगाह के बाहर सर तन से जुदा के नारे लगवाए थे और पुलिस को यह पता चला है कि उसी दिन वो उदयपुर भी गया था और यह भी शक है कि वो गौस और रियाज से मिला था। उसी दिन कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज ने एक वीडियो भी शूट किया था। पुलिस का मानना है कि यह भी शायद गौहर चिश्ती के इशारे पर किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।